नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में आज हम बात करेंगे दो सेगमेंट की, एक बुलियन मार्केट को लेकर और साथ ही दूसरा पल्सेस मार्केट को लेकर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बुलियन मार्केट को लेकर। किस तरह की गोल्ड की डिमांड की रिपोर्ट आ रही है, इसकी चर्चा करेंगे हम। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रीजनल सीईओ सचिन जैन साहब से हमने खास बातचीत की। उन्होंने गोल्ड डिमांड को लेकर इंडिया के हिसाब से और इंटरनेशनल डिमांड के हिसाब से और अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनसे खास बातचीत की थी। आइए सुनवा देते हैं। शुक्रिया सबसे पहले सचिन जैन साहब, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। और मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि सेंट्रल बैंकों की खरीदारी को लेकर जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, आरबीआई की तरफ से भी अच्छी खरीदारी की रिपोर्ट आई है 2024 को लेकर। बाकी सेंट्रल बैंकों की खरीदारी कैसी रही है 2024 में, और 2025 के लिए सेंट्रल बैंकों की बाइंग किस तरह की हो रही है, क्या ट्रेंड आपको दिख रहा है, क्या रिपोर्ट है सर आप लोगों की? विश्व जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और जैसे आपने मेंशन किया, सेंट्रल बैंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पिलर रहा है ग्रोथ का, कंजम्पशन का, गोल्ड को लेके। और कई सारे जो ऐसे एक एक एसेट्स एक गोल्ड की प्रक्रिया बताते हैं, जैसे गोल्ड एज अ एसेट क्लास, गोल्ड एज अ हेज, गोल्ड एज अ लिक्विड एसेट, और इसे एक देश की स्ट्रेंथ को सिग्निफाई किया जाता है। ये ट्रेंड हमने कुछ समय से देखा है, सेंट्रल बैंक्स काफी बढ़ोतरी कर रहे हैं। 2024 में करीब 1043 टन की टोटल बाइंग सेंट्रल बैंक से करी है, जो काफी एक सिग्निफिकेंट बाइंग रही है। और पहले 6 महीने में ये एक रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना ने काफी इसमें बाइंग करी, और उसके बाद जो हमने देखा, नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की, इनकी काफी बढ़ोतरी रही। लेकिन एक डेवलपिंग नेशंस की ज्यादा हमने कंजम्पशन देखी है। हमने पिछले साल एक सेंट्रल बैंक का सर्वे किया था, जिसमें करीब 30% सेंट्रल बैंक्स ने मिडिल ऑफ द ईयर में ये इंडिकेट किया था कि उनकी बाइंग कंटिन्यूड रहेगी इन द कमिंग ईयर्स और टाइम। और जैसे हमने देखा कि अगले जो पिछले 6 महीने थे, उसमें काफी बढ़ोतरी सेंट्रल बैंक की हुई है। तो हमारा ये सोचना है कि अगले 2025-26 में इस सेंट्रल बैंक की बाइंग जरूर बरकरार रहेगी। बिकॉज ये जो एक चीज रहती है, एक स्ट्रेटेजिक बाइंग होती है। ये आपका जैसे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देख के ये बाइंग होती है, और हमारा सोचना है कंटिन्यूड रहनी चाहिए और काफी स्ट्रेंथ ही देगी। ओके सर, अब कुछ खरीदारी की ब्रेकअप की बात कर लेते हैं। सचिन जी, क्या लग रहा है, इन्वेस्टमेंट डिमांड किस तरह की दिख रही है? ईटीएफ बाइंग की अगर बात करें, वहां से किस तरह का इनफ्लो देखने को मिल रहा है, ग्लोबली भी, हिंदुस्तान के लिहाज से भी? साथ ही ज्वेलरी डिमांड किस तरह की है, पूरा एक ब्रेकअप बता दे सर। बिल्कुल बिल्कुल विश्व जी, तो अगर मैं आपको 2024 के थोड़े आंकड़े दूं, तो उससे हम लॉजिकल एक आउटकम बना पाएंगे। तो 2024 में हमने एक रिकॉर्ड बाइंग गोल्ड की देखी। हमने देखा करीब 4,970 टन की कंजम्पशन गोल्ड की रही। और वैल्यू वाइज ये रिकॉर्ड इसलिए रहा बिकॉज प्राइसिंग गोल्ड की करीब 30 से 31% आगे रही। तो हमने करीब 382 बिलियन डॉलर्स की कंजम्पशन देखी हमारे लाइक पूरे पूरे वर्ल्ड में जो कंजम्पशन रही ना। जैसे आपने बोला कि क्या 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 इसमें डिफरेंट एरियाज हैं, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड करीब 25% हमने बढ़ोतरी देखी। और लार्जली फिजिकल गोल्ड को लेके, ईटीएफ को लेके, सारे उसमें एक अच्छा आंकड़ा रहा। ईटीएफ में पहले 6 महीने में वेस्टर्न मार्केट्स ने काफी लिक्विडेशन करी, और अगले 6 महीने जो सेकेंड हाफ था, उसमें काफी बाइंग, मतलब उसमें काफी इन्वेस्टमेंट बढ़ी। करीब 17 से 18 टन की हमने बाइंग इंक्रीज देखी ऑन ईटीएफ। अगर आप हिंदुस्तान में ईटीएफ के देखें, जो मैं आपको डिटेल बताऊंगा, उसमें काफी बढ़ोतरी भी रही। सेकेंडली, ज्वेलरी में हमने करीब 11% की गिरावट देखी है ज्वेलरी कंजम्पशन में, लार्जली जैसे चाइना को देख के, जिसमें करीब 22 से 23% की गिरावट रही। इंडिया काफी सेम स्तर पे रहा, करीब 2% की हमने गिरावट ज्वेलरी डिमांड में देखी। तीसरा एक हमारा पिलर रहता है टेक्नोलॉजी का, जो 7 से 8% की हमने बढ़ोतरी देखी। लार्जली ये जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सुपर चिप्स बन रहे हैं, उनमें गोल्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। और हमारा सोचना ये है कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डेमोक्रेटाइज हो रहा है, हर जने के एक लाइफ में ये एक महत्वपूर्ण एक रहेगा, रोल प्ले करेगा। इससे कंजम्पशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड चिप्स की बढ़ेगी, और हमारा सोचना है कि ये भी एक बढ़ोतरी का कारण रहेगा। और सेंट्रल बैंक से हमारी बात हो गई है, तो ये तो ग्लोबली हमने देखा। अगर आप भारत, तो पिछले साल का काफी पॉजिटिव रहा। हमने करीब 802 टन की कंजम्पशन देखी, जो करीब 5% पिछले साल से ऊपर थी। 2023 में कंजम्पशन करीब 761 टन की थी, तो ये 5% ऊपर रहा। लेकिन अगर आप वैल्यू में देखें, तो वैल्यू करीब 31% हमने ज्यादा देखी, जो 5,15,000 करोड़ के करीब हमारी कंजम्पशन 2024 में रही।
इसमें दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट जैसे आपने मेंशन किया रहते हैं। एक ज्वेलरी था, ज्वेलरी में करीब 563 टन की कंजम्पशन रही, जो करीब 2%, ऑलमोस्ट सेम लेवल, करीब 2% लोअर रही 2023 से। लेकिन अगर आप देखें जो प्राइस बढ़ा, तो एक 22 से 23% का इंक्रीज स्पेंड ज्वेलरी पे हुआ। थर्डली जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है हमारे यहाँ, वो करीब 29% हमने इंक्रीज देखा, जो 240 टन के आसपास रही। और वैल्यू वाइज अगर आप देखें तो करीब 61% का ग्रोथ हमने इन्वेस्टमेंट डिमांड में देखा। नाउ अगर आप इन्हीं चीज को कोर लेके अगर आप 2025 में देखें, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड में काफी हम बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये साल ऑल्सो काफी स्टेबल टू स्लाइड ग्रोथ रहना चाहिए। और ज्वेलरी में जो है वो हमारा सोचना ये है कि अगर थोड़ा स्टेबिलिटी रहेगी प्राइस में, तो कंजम्पशन ज्यादा होगी। अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो हम देखते हैं कंज्यूमर थोड़ा वेट एंड वॉच करता है, थोड़ा देखते हैं और फिर बाजार में आते हैं। चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है, काफ़ी मिक्स डेटा निकल कर आ रहा है। अब एक सवाल सचिन जी मेरा आपसे ये होगा कि मौजूदा जो ट्रेड पॉलिसी है, जिस तरह की यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का बिहेवियर है, जिस तरह से वो लगातार टैरिफ को लेकर ऐलान करते हैं, पॉज भी करते हैं, और फिर इसका रिटेलिएशन चाइना की तरफ से देखने को मिलता है, तो इस तरह की अनसर्टेनिटी आने वाले 3-4 साल अब तो बनने रहने की संभावना दिख रही है। इस में क्या लग रहा है, इसका गोल्ड मार्केट पर क्या असर होने वाला है? इसका फायदा मिलने वाला है, नुकसान होने वाला है, या अनसर्टेनिटी से गोल्ड आगे दाम भी आगे भी बढ़ते रहेंगे? मैं प्राइस की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो क्या इमर्ज हो रहा है? आप कैसे देखते हैं इस मार्केट को अब? विशु जी, इसमें बहुत सारी डिस्कशंस आज की डेट में हो रही हैं, और मैं कई सारे डिस्कशन में बैठा हूँ जिसमें प्रोस कॉन्स हमने काफी इसका एनालिसिस कर लिया है। लेकिन हमारा सोचना यही है कि वी शुड थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि एक्चुअल पॉलिसी क्या आती है, क्या ट्रेड प्रैक्टिस आती है। बट आई थिंक जिस तरह का एक फ्यूचर हम गोल्ड को देखते हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि गोल्ड की एक लॉन्ग टर्म वैल्यू को देखा जाए, और हर देश में इसकी एक महत्व रहेगा। सो वी विल वेट एंड वॉच, जो फाइनल पॉलिसी आती है, जो रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, ये ओपनिंग होती है, उसके हिसाब से फिर वी विल कमेंट। अभी थोड़ा सा ये बहुत प्रेडिक्टिव है, काफी इसमें एक 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 हर जन अपना प्रेडिक्शन दे रहा है, बट वी विल वेट टू सी व्हाट हैपेंस एंड देन विल बी एबल टू प्रेडिक्ट। एक और सवाल मेरा होगा कि किस तरह का नया ट्रेंड गोल्ड मार्केट में आपको दिख रहा है अभी? सो हमने ये देखा है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो बढ़ रही है, और एक भारत में डिजिटाइजेशन को लेके एक एवरेज एज जो इन्वेस्टर की थोड़ी यंग होती जा रही है। हम देख रहे हैं T30 जो पहले हम फोकस रखते थे म्यूचुअल फंड में, वो भी एक्सपेंडिंग दौर पे चल रहा है। तो हमारा सोचना है कि ETF एज अ प्रोडक्ट जो एक है, उस पर काफी बढ़ोतरी आनी चाहिए। ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, हर बार आप उसमें एक ETF का वैल्यू लेते हैं, उस दैट इज ऑलवेज एक उसमें फिजिकल बैकिंग गोल्ड की होती है। और ये एक प्रोडक्ट, एक इसकी अवेयरनेस काफी कम है, और हमारा सोचना है कि 2025-26 में ETF को लेकर काफी ग्रोथ आनी चाहिए मार्केट में। आखिरी सवाल सचिन जी आपसे होगा, अगर आपको खरीदना हो अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो गोल्ड के किस इंस्ट्रूमेंट पर आपको ज्यादा भरोसा है? क्या खरीदना आप ज्यादा पसंद करते हैं? ज्वेलरी, गोल्ड ETF, डिजिटल या फिजिकल, या कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं आप? मेरा सोचना है कि कॉम्बिनेशन इज अ गुड आइडिया। आप एक ज्वेलरी लेते हैं तो आपके एक घर में भी बहुत मुस्कुराहट आती है, एक जिसको जिसको मिलती है, जो देता है, दोनों के लिए बहुत इमोशनल चीज रहती है, और ये एक फैमिली एसेट एक बढ़ता है। तो ज्वेलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जरिया रहता है। और पिछले कुछ समय में मैं जो जो बहुत हार्डवर्क ज्वेलर्स ने किया है, मैं दुकानों पे गया हूँ, बहुत क्रिएटिवली नए प्रोडक्ट बने हैं, बहुत अच्छी नई टेक्नोलॉजी के साथ बने हैं। तो मेरा थोड़ा झुकाव थोड़ा इस तरह से ये रहता है कि भाई गोल्ड भी आप खरीदें तो साथ में एक एडोर्नमेंट लाएं, घर में खुशी और बढ़ती है, तो उसका एक मेरा पर्सनल रुझाव वहां पे रहता है। शुक्रिया सचिन जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। क्या ग्लोबल मार्केट में, हिंदुस्तान के मार्केट में, गोल्ड मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की बाइंग हो रही है, क्या डिमांड है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, उनके प्रेफरेंस कैसे बदल रहे हैं, सब मुद्दों पर आपने अपनी राय रखी। तो ये थे सचिन जैन, WGC इंडिया के रीजनल CEO थे। लेकिन चलिए, अब कमोडिटी विशेष में वक्त है एग्री मार्केट का, और शुरुआत करते हैं पल्सेस सेगमेंट का, दलहन को लेकर, कि दलहन को लेकर मार्केट की क्या स्थिति है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के चेयरमैन विमल कोठारी जी है। शुक्रिया विमल जी, आपने वक्त निकाला। सबसे
पहला सवाल बिमल जी मैं ये पूछूंगा मसूर को लेकर। मसूर में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जो अवधि है वो 31 मार्च अब तक तय की गई है। क्या लग रहा है, हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि उस समय सीमा से पहले ही ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को बंद कर दिया जाए? इस तरह के र्यूमर्स बाजार में काफी तेज है। आपके पास क्या खबर है बिमल जी? नहीं, ऐसा कोई ऑथेंटिक कोई भी न्यूज नहीं है। आज हमने भी पढ़ा है, बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, कोई येलो पीस के बारे में एक्सटेंशन की बात आ रही है, कोई बंद करने की बात आ रही है। लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इन द मार्केट। तो हम लोग जब तक ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आती है, आईपीजीए कोई भी स्टेटमेंट इस तरह का नहीं देना चाहता है कि भाई क्या हो रहा है, कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं मिले, इन र्यूमर्स पे, इन बातों पे भरोसा विश्वास न करें। ओके, चलिए, तो र्यूमर्स पे हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन चना और मसूर आप जानते ही हैं रबी सीजन में इसकी हार्वेस्टिंग अब जल्द शुरू होने वाली है। ऐसे में किसानों की चिंता काफी ज्यादा है। सिर्फ किसानों की नहीं, सरकार की भी चिंता होगी, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है। इसे देखते हुए आपको क्या लग रहा है, चने पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से इंपोर्ट बढ़ा है खास करके ऑस्ट्रेलिया से, अब समय आ गया है कि इन दोनों पर ड्यूटी को बढ़ाया जाए। इस पर आपकी राय क्या है सर? देखिए विष्णु मोहन जी, हमारी जो आईपीएजी की जो रिकमेंडेशन है और ये जिस नीति की हम बात करते हैं, हम ये चाहते हैं कि चीपर इंपोर्ट जो है, सस्ता इंपोर्ट है, वो हमारे हित के लिए नहीं है, हमारे किसानों के हित में नहीं है, हमारे ट्रेड इंडस्ट्री के हित में नहीं है, इवन हमारे सरकार के भी हित में नहीं है। क्योंकि जो चीपर इंपोर्ट है उससे क्या होता है कि हमारे जो किसानों हैं उनका प्रोत्साहन कम होता है। चीपर इंपोर्ट खासकर जो येलो पीस का आपने देखा है, जो येलो पीस का जो इंपोर्ट है 32-33 रुपीज में हो रहा है, और उसकी जो दाल बनती है वो 40 रुपए में बनती है। जबकि हमारे यहाँ दूसरी दालें जो है कम से कम 75-80 रुपए से लेके 125 रुपए तक है। तो ये जो सस्ती दाल होती है वो दूसरी दालों को सब्स्टिट्यूट करती है, इसलिए उसमें डिमांड में इफेक्ट आता है। उसमें किसानों को भी जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हालांकि सरकार ने ये बजट में घोषणा की है कि हम तुअर और उड़द और मसूर हम एमएसपी पे किसानों से जो भी मात्रा है उसमें खरीदेंगे। लेकिन फिर भी जैसे चने की क्रॉप है या और भी है, इसका फर्क पड़ता ही है। हम प्रैक्टिकली हम जो ग्राउंड लेवल पे देखते हैं इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसलिए चीपर इंपोर्ट को रोकने के लिए हमारा ये एक सुझाव है कि एक डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप ड्यूटी उतनी लगाएं कि जो हमारा मिनिमम लैंडिंग कॉस्ट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के या तो आसपास हो या उससे थोड़ा ज्यादा हो। उससे क्या होगा कि कंज्यूमर्स और किसान और जो हमारे गवर्नमेंट और इवन ट्रेड इंडस्ट्री, ये जितने भी हितधारक हैं इन सबको फायदा होगा। सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये सुझाव दिया है। पीले मटर को लेकर आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है पीले मटर का, आपको लग रहा है कि इस पर कुछ पाबंदी लगानी चाहिए? क्योंकि जब से ड्यूटी फ्री पीले मटर का इंपोर्ट शुरू हुआ है 30 लाख टन पीली मटर यहाँ पर देश में आ चुका है। क्या लग रहा है, आगे इस पर पाबंदी जरूरी है, नहीं तो यहाँ के किसानों को नुकसान होगा? देखिए, संभावना की बात तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये तो सरकार को डिसीजन लेना है। लेकिन हाँ, हमारा रिकमेंडेशन ये जरूर है कि सरकार को येलो पीस पे या तो आप ड्यूटी लगाएं, जैसा मैंने कहा डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो जो उसका जो लैंडिंग कॉस्ट है चने के एमएसपी के आसपास हो, और या नहीं तो फिर सरकार इसको कुछ समय के लिए बंद करे। क्योंकि चने हमने देखा येलो पीस का बहुत बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट हुआ है। 7 दिसंबर 2023 को जब सरकार ने इम्पोर्ट स्टार्ट किया था, उससे लेके अभी तक लगभग 30 लाख टन का इम्पोर्ट हो चुका है। और हम देख रहे हैं कि अभी जिस भाव में यहाँ पे मटर आ रही है और जिस मात्रा में आ रही है, इनफैक्ट हमारी रिक्वायरमेंट भी उतनी नहीं है, उससे ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है। मैं कहूंगा कि ये डंपिंग हो रही है। तो इस डंपिंग को रोकने के लिए इसका एक तरीका यही है कि आप ड्यूटी लगाएं उसके ऊपर में, और या इसको एक बार कुछ समय के लिए बिल्कुल रोक दें। क्योंकि अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी रबी की सीजन की हार्वेस्ट शुरू हो रही है, चने की हार्वेस्ट शुरू होने वाली है, इनफैक्ट शुरू भी हो गई थोड़े थोड़े हमारे क्षेत्रों में। और मसूर की हार्वेस्ट भी मार्च महीने के बाद, होली के बाद मसूर की भी हार्वेस्ट शुरू हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इसकी जरूरत है। हमारे यहाँ भी येलो पीस का प्रोडक्शन होता है, उसकी भी हार्वेस्ट मार्च में होगी। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि सरकार को इसको एक्सटेंड करना चाहिए। हमारा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, आप अगर आप या तो आप इसको बिल्कुल रोक लगाएं, और नहीं तो आप इसमें ड्यूटी स्ट्रक्चर दीजिए, ताकि इसका जो इनडिस्क्रिमिनेट जो इंपोर्ट हो रहा है, जो जो अवांछित इंपोर्ट हो रहा है, उस पर रोक लगे और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हो उतना इंपोर्ट आए। तो हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा।
विमल जी, जिस तरह की पॉलिसी सरकार की मौजूदा पॉलिसी है दालों को लेकर, आपको लग रहा है इसका फायदा विदेशी किसानों को ज्यादा हो रहा है? अगर यहाँ की इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव होता है, यहाँ इंपोर्ट बढ़ाए जाते हैं तो वहां पर दाम बढ़ जाते हैं, उसका फायदा वहां के किसानों को, वहां के ट्रेडर्स को ज्यादा हो रहा है और हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि जो अगर आप जीरो ड्यूटी इंपोर्ट करते हैं इसमें हमको उतना फायदा नहीं मिलता जितना वहां के किसानों के और वहां के एक्सपोर्टर को मिलता है। और ये हमने बार बार होते हुए देखा और हमारे पास इसके आंकड़े भी हैं कि जब जब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, 7 दिसंबर 2023 जब सरकार ने येलो पीस का इंपोर्ट अलाउ किया था, इंटरनेशनल मार्केट था $350 और सरकार ने जीरो ड्यूटी पे किया। ओवरनाइट पर प्राइस जो है $125 बढ़ गए और वो जो जो एक्सपोर्टर वहां के $350 कोट कर रहे थे वो $475 पर टन हो गया इंडिया के लिए। तो आप देखिए उसका जो फायदा हमको मिलना चाहिए था कि भैया हम जीरो ड्यूटी करें और भाव घट जाएंगे, वो नहीं हुआ। जबकि उन्होंने उतना ही दाम वहां पे, यहाँ के भाव को देखते उन्होंने उतने दाम वहां बढ़ा दिए। तो इसका फायदा किसको गया? इसका फायदा उनके किसानों को जो जो ओरिजिन्स हैं जहाँ पे येलो पीस का उत्पादन होता है, खासकर रशिया और कनाडा में, उनके किसानों को, उनके एक्सपोर्टर्स को ज्यादा फायदा मिला। हमारे इंपोर्टर को फायदा नहीं मिला। हमारा तो जो प्राइस है उन्होंने हमारे इंडिया के प्राइस को देखते हुए हिसाब से एडजस्ट कर दिया। ऐसा ही सिचुएशन ये मसूर में भी हुआ था 2019-20 में, जब ये इन्होंने जो हमारे 35% ड्यूटी थी उसको 0% ड्यूटी कर दिया। आपको बताऊं जब हमारे पास 35% ड्यूटी थी उसमें भी हमने 8,35,000 टन इंपोर्ट किया था, लेकिन सरकार ने फिर इसकी ड्यूटी बिल्कुल कम हटा दी। और ड्यूटी हटाने से क्या हुआ, जो $450 की जो मसूर थी वो वर्ल्ड मार्केट में $600, $650 हो गई। तो जो एडवांटेज है वो वहां के किसानों को और वहां के एक्सपोर्टर को मिलता है। तो इसीलिए हमारे सरकार का मानना है कि आप जो है एक डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर रखिए कि जो हमारा लैंडिंग कॉस्ट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास हो। जो सस्ता इंपोर्ट है उसका फायदा हमारे किसान, हमारे कंज्यूमर्स को मिले, हमारे किसानों को मिले, हमारे हमारे देश को मिले, हमारी सरकार को मिले। जो सरकार ने पल्सेस मिशन लॉन्च किया है अभी ये बजट में कि 2000 की नेक्स्ट 6 साल के लिए उन्होंने जो लॉन्च किया कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए आपको ये एक बैलेंस पॉलिसी की बहुत जरूरत है, एक लॉन्ग टर्म विजन और उसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीपर इंपोर्ट है, जीरो ड्यूटी इंपोर्ट है, जब अचानक हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट होती है हम जीरो ड्यूटी पे खोल देते हैं तो इसका फायदा हमारे कंज्यूमर्स को उतना नहीं मिलता है जितना कि उनके किसानों को, उनके एक्सपोर्टर्स को मिलता है। तो सरकार को इस पे थोड़ा चिंतन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बननी चाहिए। अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो आपको किसानों को बेहतर भाव देना होगा ताकि वो उत्साह के साथ दलहन की खेती में आगे बढ़े। नहीं तो इसी तरह की स्थिरता या कमी आने वाले समय में दिखेगी और हमारा जो डिपेंडेंसी है वो इंपोर्ट पर बढ़ती चली जाएगी। एक सवाल तुअर को लेकर, तुअर के दाम भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आए हैं। कई सारी मंडियों में भाव एमएसपी के नीचे भी है, कुछ अच्छी क्वालिटी के भाव एमएसपी के ऊपर भी है। क्या लग रहा है, तुअर के दाम अभी और कम हो सकते हैं? क्योंकि जो उत्पादन की रिपोर्ट है वो 32 से 35 लाख टन के आसपास की है। आप लोगों का उत्पादन का अनुमान क्या है? कुल डिमांड हमारे देश में कितनी है और आगे का पूरा आउटलुक तुअर का क्या है, विमल जी? देखिए तुअर हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है, सरकार के आंकड़े के 35 लाख टन का 35 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन हमारे ट्रेड का मानना है कि लगभग जो प्रोडक्शन है 35 लाख टन से कुछ ज्यादा होगा, 38 से 40 लाख टन होगा। हमारी रिक्वायरमेंट है 45 लाख टन। बर्मा में इस बार 4 लाख टन का उत्पादन हुआ है। इसके बाद अगस्त में हम देखेंगे कि अफ्रीका से फिर 6-7 लाख टन का इम्पोर्ट होगा। तो तुअर की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। मैं नहीं समझता हूँ कि जो लास्ट ईयर हमने प्राइसेस देखे वैसा कोई दामों में वैसी कोई वृद्धि होगी। प्राइस बैलेंस रहेंगे। अभी जो भाव है लगभग मंडियों में 70 रुपए से 75 रुपए है। मैं समझता हूँ ये काफी नीचे आ चुके हैं। मुझे अब इसमें कोई ज्यादा मंदी नहीं लगती है। इसमें कमिंग मंथ्स में मुझे भी नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। हो सकता है अप्रैल में जाके इसमें थोड़ा सुधार हो, लेकिन मैं पिछले साल जैसे प्राइस राइज का मैं इसमें नहीं देखता हूँ। थोड़ी दामों में वृद्धि हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार ने आश्वासन किसानों को दिया है कि हम एमएसपी के ऊपर जितनी भी तुअर हम खरीदेंगे। तो मैं समझता हूँ अगर सरकार खरीदने आएगी तो वो जो बफर स्टॉक क्रिएट करेगी उससे काफी सारा स्टॉक सरकार के पास जा सकता है। तो उसमें थोड़े दामों में वृद्धि की आशा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस साल प्राइस बैलेंस रहेंगे एमएसपी के आसपास, या उससे थोड़े बहुत ऊपर रह सकते हैं। बहुत ज्यादा ऊपर की का अनुमान नहीं है। चलिए अब बात करते हैं चने को लेकर। चने
कि बम्पर क्रॉप है इस बार ऑस्ट्रेलिया में। कहा जा रहा है कि वहां पर रिकॉर्ड क्रॉप है और उनका रिकॉर्ड क्रॉप इसलिए है कि हिंदुस्तान से डिमांड अच्छी होने की संभावना में वहां के किसानों ने चने की खेती काफी की है। क्या लग रहा है इस पर, आपका क्या बयान है? क्योंकि यहां पर दाम तो अब आगे तेजी से गिरेंगे क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होने वाला है चने का। ये जो अभी आपने जो मुझे प्रश्न पूछा था कि यहाँ के कंज्यूमर को फायदा है, वह एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा है, ये सबसे बड़ा इस बार का ज्वलंत उदाहरण है। सबसे बड़ा फायदा जो हमने पॉलिसी जून में अलाउ किया था कि 66% ड्यूटी से 0% ड्यूटी कर दिया। वहां का जो उत्पादन था 4 से 5 लाख टन हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में 80 रुपए के भाव चल रहे हैं, तो किसानों ने वहां पे जम के चने की बुआई की और वहां पे एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। वहां लगभग 20 लाख टन का ऐसा अनुमान है कि 20 लाख टन का उत्पादन होगा। हमारे यहाँ जो अभी अक्टूबर से इंपोर्ट शुरू हो चुका है, हमारा ऐसा मानना है कि 13 से 15 लाख टन फरवरी तक या मार्च तक जो 0% ड्यूटी तक अलाउड है, मैं समझता हूँ कि 13 से 15 लाख टन का इंपोर्ट हमारे यहाँ हो जाएगा। और ये जो किसानों, वहाँ के जो किसानों को और वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स को जो भाव मिले हैं, वो बहुत ही अच्छे भाव मिले हैं। उन्होंने ऊपर में 900 सवा 9 920 या $925 पर टन के हिसाब से उन्होंने माल बेचा है। तो ये भाव उनके लिए एक बड़ा ही बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्राइसेज है। उन्होंने बहुत सालों में ऐसे प्राइसेज मैं नहीं समझता हूँ कभी देखे हैं। तो क्या उनके किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ये एक मौका था जब सरकार ने 66% ड्यूटी से 0 किया। अगर उसकी जगह सरकार ने 25% ड्यूटी लगाई होती तो मैं समझता हूँ ये चना इसी भाव में हमको मिलता है जिस भाव में हमारे पास आया है। लेकिन हमारे जो डॉलर में जो हमने 925 में खरीदारी की है, वो हमको 7 साढ़े 700 में मिलता। तो ये जो बैलेंसिंग है, इसको करना बहुत जरूरी है कि हमारा हमारा इसमें जो ट्रेड है, हमारे जो कंज्यूमर्स है और को भी फायदा मिले, ट्रेड को नुकसान नहीं है और किसान को भी फायदा मिले। तो इस तरह की पॉलिसी को समझ, इस पे चिंतन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ के किसानों को काफ़ी नुकसान हो सकता है, ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। एक सवाल होगा कंज्यूमर्स के लिहाज से, क्या ये साल 2025 कंज्यूमर्स के लिए बेहतर साल रहेगा? क्योंकि ज़्यादातर दालों के दाम काफ़ी नीचे आ गए हैं और आ भी रहे हैं और सप्लाई भी पर्याप्त है, जैसा आप भी कह रहे हैं। तो ग्राहकों को पूरे साल इस बार सस्ती दाल खाने को मिलने वाली है। विश्व मोहन जी, 67 लाख टन का इंपोर्ट हमने किया है लास्ट ईयर। तो पूरा 2024 कैलेंडर ईयर में हमने 67 लाख टन के लगभग इंपोर्ट किया है, जो हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड इंपोर्ट है। तो चूंकि जो मैं कह रहा था कि अगर हम हमारा इंपोर्ट 0 ड्यूटी और चीपर इंपोर्ट को अलाउ करेंगे तो ये हमारा इंपोर्ट बढ़ते रहेगा। तो और हम चाहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। हम सरकार के साथ मिलकर इस पे काम करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि जिस तरह तेल में जो स्थिति बनी है वो हमारी दालों में बने। तो सरकार को ये चाहिए कि इसके अंदर में एक बैलेंस पॉलिसी बनाए, जिसमें सभी जो हितधारक है उनका ध्यान रखें। और जो इम्पोर्ट है, जो जैसा कि आपने पूछा कि इस साल आपका मेरा क्या अनुमान लगता है भाव में, मुझे नहीं लगता कि प्राइस बहुत बढ़ेंगे, लेकिन एमएसपी के आसपास मैं समझता हूँ भाव रहेंगे। और जहां तक ट्रेड का, इंडस्ट्री का सवाल है, ये जो नीजर पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं, जिससे लास्ट 6-7 महीने में ट्रेड ने बहुत नुकसान किया है। मेरे ख्याल से ट्रेड का बहुत लास्ट 6-7 महीने में ट्रेड का खासकर येलो पीस के इंपोर्ट में और उसकी वजह से जो दूसरी दालों के जो भाव घटे हैं, उसमें ट्रेड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि सभी हितधारकों का हित ध्यान में रखे और उसी हिसाब से पॉलिसी बनाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें ट्रेड इंडस्ट्री के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि जितने हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारा जो किसान है, सरकार के लिए भी, हम तो हर सभी हितधारकों को दिमाग में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हम ये जो पॉलिसी है आईपीजी की, यही पॉलिसी की हम एक सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट देखकर हम जो पॉलिसी है उसका रिकमेंडेशन करें। तो हमारा ऐसा मानना है कि डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि बैलेंस पॉलिसी बने। और मैं समझता हूं अगर ऐसी पॉलिसी बनेगी तो ये बैलेंस पॉलिसी से सबको लाभ होगा, कि कंज्यूमर्स को भी लाभ होगा, ट्रेड को भी लाभ होगा, किसानों को भी लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा। सरकार ने हजार करोड़ रुपए जो पल्स मिशन के लिए दिए हैं, अगर ये डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर लगाया जाए तो मैं आपको बताऊं कि हम 5,000 करोड़ रुपया तो ट्रेड सरकार को पल्स मिशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मेरा ये मैसेज है आपके चैनल के माध्यम से कि हमें इस तरह की पॉलिसी की बहुत जरूरत है, ताकि अगर हम इस तरह की पॉलिसी रखेंगे तो जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है 2030 तक,
हमारा ऐसा मानना है कि 2030 तक हमको 40 मिलियन टन दालों की दरकार पड़ेगी। अभी हमारा जो प्रोडक्शन हुआ था लास्ट ईयर 24 मिलियन टन प्रोडक्शन था। इस साल हमारा तो अनुमान है कि शायद थोड़ा बढ़कर आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई गैप है वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। हमने 2018 में सरकार ने येलो पीस का इंपोर्ट बंद किया था और उसमें मेन कंटेंशन यही था कि चीपर इंपोर्ट इज हर्टिंग द इंडियन फार्मर्स। 5.5 साल सरकार ने बंद रखा और हमको उसका रिजल्ट भी मिला। 2016-17 में हमारा जो प्रोडक्शन था लगभग 16 से 17 मिलियन टन था और 5 सालों में वो बढ़कर 27 मिलियन टन हो गया। इसके लिए मैं सरकार के कदमों की तारीफ करता हूं कि उन्होंने जो स्टेप्स उठाए उससे बहुत बड़ा इजाफा हुआ हमारे प्रोडक्शन में। 16 मिलियन टन 17 मिलियन टन से 5 साल में हम 27 मिलियन टन पहुंच गए। लेकिन अब हम 2 साल में 27 मिलियन टन से हमारा प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है। 27 से हम 26 पे आए और 26 से हम लास्ट ईयर 24 पे आ गए। लेकिन हमें अब इस पे फिर से ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए हमारा मानना है कि जो चीपर इंपोर्ट है इसको तुरंत रोकना चाहिए और हमें एक बैलेंस पॉलिसी लानी चाहिए। शुक्रिया बिमल जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि दलहन मार्केट में डिमांड और सप्लाई की स्थिति क्या है, किन दालों के दाम किस साइड में जाने वाले हैं और क्यों 2025 कंज्यूमर ईयर रहने वाला है। शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी विशेष को यहीं समेटेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।